बच्चे पढ़ रहे थे और राजस्थान के आज अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियों के संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये आया हुआ है परीक्षा में कि राजस्थान 23 से 30 वाला 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मतलब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? 7 डिग्री 9 मिनट के मध्य में, और देशांतर के कितने के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा गया है, राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थितियां हैं इनमें कितने डिग्री का अंतर है? 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री के बराबर, या 1.28 डिग्री। इस तरह से दे दिए गए ऑप्शनों को, 4 ऑप्शन दे दिए। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, 47 में से 9 घटा देंगे, 8 में से 1 घटा देंगे, इस तरह से इसका उत्तर नहीं आएगा। आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियों में कितना अंतर है। तो ये अंतर आएगा 1 डिग्री से भी कम का अंतर है। देखिए, तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहां पर है। पृथ्वी एक ग्रह है, इसे मौसमी के आकार का या अंडे के आकार का नाम दिया गया है। इसको एक विभाजन करने वाली रेखा मान रखा है मध्य में से। इस रेखा को नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, चूंकि ये 2 भागों में इस भूभाग को बांट रही है, भूमि को व पृथ्वी को, इसलिए इस रेखा का नाम दिया गया भूमध्य रेखा। या इसी को नाम दिया गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, तीनों ही नाम इसके लिए। अब ये जो पृथ्वी है, एक तरह से हमने भूमध्य रेखा के माध्यम से 2 भागों में विभाजित कर दिया। 2 भागों में, ऊपर एक आधा गोला बन गया, आधा गोला नीचे बन गया। ऊपर वाले गोले को हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध, ऊपर के गोले का भाग उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा भाग। ऐसे नीचे वाले को हमने नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। इस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें, इसमें हमने 90 डिग्री इसको विभाजित कर दिया। ये 0 डिग्री हो गई, 1 डिग्री हो गई, 2 हो गई, ऐसे करते करते हमने एक मान ली 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और इस 23.5 डिग्री की रेखा को नाम दे दिया गया कर्क रेखा। ऐसे ही हमने दक्षिणी गोलार्ध में भी एक मान रेखा 23.5 डिग्री पर, और इस रेखा को नाम दे दिया गया मकर रेखा। इसी प्रकार से ही उत्तरी गोलार्ध में हमने 66.5 डिग्री पर एक रेखा मान ली, और 66.5 डिग्री पर इस रेखा को नाम दे दिया गया आर्कटिक वृत्त। इसी प्रकार से ही दक्षिणी गोलार्ध में भी हमने 66.5 डिग्री पर एक रेखा मान ली, और इसको नाम दे दिया अंटार्कटिक वृत्त। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई है। इसी प्रकार से हमने देशांतर रेखाएं मान रखी हैं। देशांतर रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। प्रधान देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच शहर है इंग्लैंड का, वहां से मानी गई है, जिसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा।
या ग्रीनविच रेखा। इसके पश्चिम में जो देश आते हैं वो पश्चिमी देशांतर, पूर्व में जो देश आते हैं पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 69 डिग्री, 69, 30 से लेकर के और 78 डिग्री, 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो देशांतर है क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। अक्षांश की स्थिति की बात करें, अक्षांश में कितने पे है? तो अक्षांश की स्थिति पे है 23 डिग्री 3 मिनट से 0 डिग्री देशांतर। ये 23.5 है, मतलब 23.5 से इसका मतलब थोड़ा सा नीचे है। नीचे का मतलब हम यहाँ से मान ले लगभग ये हो गई इसकी 23 डिग्री 3 मिनट। 23.3 से कितने ऊपर तक है? 30 डिग्री 12 मिनट। 23 डिग्री 24 डिग्री 25 26 27 28 ऐसे मानते मानते हमने ये मान ली 30 डिग्री 12 मिनट। उत्तरी गोलार्ध, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या निकल करके आई? ये अक्षांशीय रेखाएं हैं तो इनमें क्या निकल करके आई? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही देशांतरीय स्थितियों की बात करें तो देशांतर ये 0 डिग्री देशांतर, इधर के पूर्वी भाग में 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी, ऐसे करते करते ये कितना हो गया? 69, 30। 69, 30 से लेकर के 70, 71, 72 कहाँ तक है राजस्थान? 78 डिग्री 17 मिनट। 69, 30 से 78, 17। प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है? उत्तर में है, दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, इस तरह से कौन सी स्थिति में है? तो देखिए ये बिल्कुल भूमध्य रेखा हुई, ये ग्रीनविच रेखा हुई, और हम बात करें ये भूमध्य रेखा और ये हमारी प्रधान देशांतर रेखा, ये स्थिति है। अब इस 4 गोले हो गए इस तरह से, एक ये भाग हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। तो कौन से वाले भाग में है राजस्थान? राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान इस भाग में स्थित है। इसका मतलब राजस्थान ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है और दोनों के मध्य में है। तो चाहे हमसे पूछा जाए विश्व में कहाँ पर है या ग्लोब में स्थिति कहाँ पर है, तो राजस्थान की स्थिति क्या हुई? उत्तर पूर्व। कौन सी स्थिति में स्थित है? उत्तर पूर्व में। दूसरा प्रश्न, एशिया महाद्वीप में स्थिति क्या है? तो ये लगभग एशिया महाद्वीप का जो हिस्सा है, एशिया महाद्वीप में बात करें तो एशिया महाद्वीप हम इस तरह से समझ लें, ये एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में स्थिति की बात करें तो एशिया महाद्वीप में यहाँ पर ये स्थिति हुई, तो ये एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है, और यहाँ पर राजस्थान की स्थिति हुई। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम के बीच का भाग, मतलब कौन सी स्थिति हुई? दक्षिण पश्चिम में। यही प्रश्न और आगे पूछ लिया जाता है, भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? तो भारत में राजस्थान की स्थिति की हम बात करें तो ये हम समझ लें कि हमारा भारत का मानचित्र मान लिया, ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति क्या हुई? राजस्थान की स्थिति बनी अपनी, ये भारत की पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इन दोनों के मध्य की स्थिति है। मतलब राजस्थान की भारत में स्थिति क्या हुई? उत्तर पश्चिम। क्या स्थिति हुई? उत्तर पश्चिम। यही प्रश्न और आगे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान है जो पाकिस्तान की कौन सी दिशा में है? तो पाकिस्तान का जब हम मानचित्र देखेंगे तो ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र के लगभग बराबर में इस तरह से पाकिस्तान का मानचित्र है।
तो पाकिस्तान की स्थिति माने आप तो ये उत्तर दिशा है उसकी, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये जो स्थिति निकल करके आएगी ये तो हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण, मतलब कौन सी स्थिति के बीच में स्थित है राजस्थान? पाकिस्तान के पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व के मध्य में स्थित है राजस्थान। ये बात हमारे समझ में आ जाती है। यहाँ तक ग्लोब में राजस्थान की स्थिति जानी जाए, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या निकल करके आती है? उत्तर पूर्व में स्थित है। यदि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हुई? ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, मतलब उत्तर पश्चिम के मध्य है। यदि पाकिस्तान की दिशा के अनुसार पूछा जाए तो पाकिस्तान के पूर्व दक्षिण मतलब दक्षिण पूर्व की स्थिति में। अब हम यहाँ से आगे इस बात जानने का प्रयास करेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां और किस तरह से हमको प्रभावित कर रही हैं, हमारी जलवायु कैसी है, इन सब बातों का आज हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब ये है कि राजस्थान है वो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग को स्पर्श कर रही है। कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। नीचे नीचे राजस्थान में दो जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से एक कुशलगढ़ तहसील है, वहां से होकर के 26 किलोमीटर गुजरती है और डूंगरपुर थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया इस संदर्भ में कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, तो निश्चित रूप से बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा गया है कि कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है, न तो विकल्प में बांसवाड़ा था, न ही डूंगरपुर था, ठीक है, बल्कि उदयपुर जिला दिया हुआ था। तो निश्चित रूप से कर्क रेखा उदयपुर जिले से होकर के भी गुजरती है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कर्क रेखा उदयपुर से होकर के गुजरती है, लेकिन वह राजस्थान का नहीं बल्कि आगे चल करके त्रिपुरा राज्य है और त्रिपुरा राज्य से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है और वहां पर भी उदयपुर नाम का जिला है। तो वो उदयपुर नाम के जिले से गुजरती है, लेकिन वो कौन से राज्य का है? त्रिपुरा राज्य का। तो यदि प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है, तो निश्चित रूप से वो भारत के संदर्भ में भी पूछ रहा है इस प्रश्न को। यदि वो यह कहता है कि राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, तो कोई उदयपुर से होकर के नहीं गुजरती है। राजस्थान में उदयपुर नाम का स्थान है, जिला है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न इसी पे आधारित शिक्षक भर्ती द्वितीय श्रेणी में ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया था कि माही नदी है जिसके बारे में प्रश्न था कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो वो कौन सी नदी है? माही, क्योंकि माही नदी है जिसका मध्य प्रदेश से उद्गम है और वो अपने बांसवाड़ा प्रतापगढ़ होती हुई डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बात यहाँ तक हमारी हो गई। एक बात इसमें से निकल करके आई कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है। अब हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें, राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो देखिए, राजस्थान स्थित है 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि हम इसको घटाना चाहें कितने के मध्य में स्थित है, तो 12 में से 3 गए 9 मिनट बचे, इधर यहाँ 30 में से 23 गए तो ये 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित। देशांतर की बात की जाए, कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो 69 डिग्री
17 मिनट पूर्वी देशांतर, इधर के पश्चिमी देशांतर, इधर के पूर्वी देशांतर। 69:17 से 69:30 से 78 डिग्री 17 मिनट, 69:30 से 78:17 मिनट पूर्वी देशांतर। इनको भी हम ऐसे घटाना चाहें 78:17 में से 69:30 को 17 में से नहीं घट पाएंगे 30, तो हम यहाँ से 1 डिग्री उधार ले लेंगे। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट उधार लेंगे। 60 लेने का मतलब होता है 60 और 17 77, 77 में से 30 गए तो कितने बचे 47 मिनट, ये रह गए 77। 78 में से 1 डिग्री हमने उधार ले ली थी, 77 रह गए और 77 में से 69 जाएंगे तो ये बच गई 8 डिग्री, मतलब 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य में स्थित है राजस्थान। अक्षांशों के कितने के बीच में है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतर 8 डिग्री 47 मिनट। अब इसी से ही हम देशांतरीय रेखाओं के माध्यम से ही हम समय का, स्थानीय समय का आकलन करते हैं कि 1 डिग्री के अंतर से समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितने मिनट का 4 मिनट का। जैसे हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की घूर्णन जो गति है कि 360 डिग्री, मतलब एक जो चक्कर लगाती है वो कितने घंटे में लगा देती है 360 डिग्री कितने घंटे में लगा देती है 24 घंटे में। ठीक है, 360 डिग्री घूम जाती है कितने घंटे में 24 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितनी घूमेगी वो, इसको हमने काट दिया 12 दूनी 24 और 12 × 36, मतलब 30/2 या हम कहें कि 15 डिग्री। मैं ये कह रहा हूं कि पृथ्वी है जो 24 घंटे में कितनी घूमी, पूरा एक चक्कर काट गई, मतलब 360 डिग्री घूम गई, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमी हो 15 डिग्री। कितनी घूमी है 15 डिग्री। मैं इस बात को आगे कहना चाहूँ कि मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी डिग्री घूम रही हो 15 डिग्री। और मैं ये कहना चाहूँ कि 15 डिग्री है जो वो 60 मिनट में घूम रही है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाती होगी 1 डिग्री की हम बात करें तो 15 का हमने भाग दे दिया, 15 चौके 60, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। यदि हमसे पूछा जाए अपनी घूर्णन की जो कक्षा है परिभ्रमण की पृथ्वी की 360 डिग्री वो कितने समय में घूम जाती है 24 घंटे में, 1 घंटे में कितनी घूम जाती है वो 15 डिग्री के बराबर की, 4 मिनट में कितनी घूम पाती है 1 डिग्री के बराबर की, तो 1 डिग्री से कितने मिनट का अंतर आ जाता है 4 मिनट। दूसरी बात, राजस्थान की जो स्थिति की बात करें 69:30 से 78:17 के मध्य में स्थित है राजस्थान, और 69:30 से 78:17 का तात्पर्य है कि यहाँ पर अपना बिल्कुल पश्चिम में है जैसलमेर, बिल्कुल पूर्व में है धौलपुर जिला। कौन सा जिला है धौलपुर। तो 69:30 कहाँ से शुरू हो रहा है जैसलमेर से, 78:17 पे क्या जाएगा धौलपुर। ये जो मानचित्र है अपनी जो पिछली वीडियो मैंने 2 जारी की थी उनमें आपको मिल जाएगा, तो एक बार उसका चाहे अध्ययन कर लें इसको समझने से पहले, यदि कोई समस्याएं हैं। सामान्यतः हम सभी जानते हैं राजस्थान के 30 जिलों को, बाकी फिर भी यदि कोई कठिनाई आती है तो पिछले वीडियो देख लें जो राजस्थान परिचय के नाम से है। तो अब यहाँ से आगे इस बात को समझें कि यहाँ 69:30 है या 78:17 है, मतलब राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। 1 डिग्री से कितना फर्क पड़ जाता है 4 मिनट के समय का अंतर आ जाता है। 8 डिग्री से कितने का अंतर आ जाएगा 8 डिग्री से कितने का आ जाएगा अपने 8 चौके 32, कितने का आ जाएगा 32 का। ये 47 है, यदि ये 60 होता ना तो 4 मिनट का और अंतर आ जाता, लेकिन ये 47 है, 47 का मतलब ये है कि 3 मिनट का और फर्क पड़ जाएगा 8 सेकंड का, मतलब 32 3
35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर आ जाएगा राजस्थान के पूर्व के समय में और पश्चिम के में। ये पर स्थानीय समय की बात कर रहा हूँ मैं। स्थानीय से तात्पर्य कि हम घड़ी में टाइम देखें कि हमारे यहाँ 7 बज रहे हैं, धौलपुर में तो साहब वहाँ पर 7:30 बजने चाहिए घड़ी में, ऐसा नहीं है। सिर्फ समय में अंतर आएगा सूर्योदय होने में और सूर्यास्त के समय में। सूर्योदय धौलपुर में जब 7 बजे होगा तो यहाँ 7:35 पर सूर्योदय होगा। धौलपुर में जब सूर्यास्त 5 बजे होगा तो यहाँ पर 5:35 पर होगा। मतलब सूर्योदय सबसे पहले भी धौलपुर में होगा तो सूर्यास्त सबसे पहले भी धौलपुर में होगा। सूर्यास्त सबसे देरी से जैसलमेर में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय भी देरी से होगा। कितने समय का अंतर आ जाएगा धौलपुर के और जैसलमेर के समय में? 35 मिनट 8 सेकंड का। पर ये कैसा समय बता रहा हूँ? स्थानीय। जो मानक समय होता है, मानक समय लिया जाता है हमारे भारत में, जो ले रखा है हमने, मिर्जापुर पड़ता है इलाहाबाद में, वहां से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से। तो ये देशांतरीय जो रेखाएं हैं ये समय ज्ञात के काम में आती हैं। इसके अलावा दूसरी बात है अक्षांश में कितने में स्थित था? 60 डिग्री 9 मिनट में। अब बात दूसरी ये निकल करके आती है, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है जो मैं कह रहा था कि देशांतर में तो है 8 डिग्री 47 और अक्षांश से 60 डिग्री 9 मिनट। इनमें कितने डिग्री का अंतर है? 1 से अधिक है या कम है या बराबर है? इसको हम घटाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले लें। राजस्थान का देशांतर 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर, यहाँ पर 60 डिग्री 09 अक्षांश के मध्य स्थित है राजस्थान। तो कितने डिग्री का अंतर आ गया? हम इसको घटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसे घटाना व्यर्थ है, क्योंकि आपको पता है ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं, ये दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। ऐसे समझ लें हम कोई चीज कहें कि एक दूरी है अलवर से जयपुर की 150 किलोमीटर है, और एक हम कहें कि अलवर से जयपुर 50 कोस दूरी पे है, ठीक है, या इसी जगह कह दिया कि 100 कोस दूरी पर है, ठीक है, 100 कोस है। दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। 100 कोस का मतलब है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास, जबकि ये कितना है? 150 किलोमीटर। हम कोई दो इकाइयों की तुलना करना चाहें कि भाई एक तो कहूँ मैं 100 कोस और एक कहूँ मैं 150 किलोमीटर, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 100 कोस बड़ी है। मैं ये कहूँ कि एक तो कहूँ कि भाई 2 घंटे, और एक दूसरी मैं कोई इकाई बताऊँ कि 50 सेकंड, इनमें से कौन सी बड़ी है? दोनों अलग अलग इकाइयाँ हैं, इनमें से 50 में से 2 को नहीं घटाया जा सकता, दोनों अलग अलग इकाइयाँ हैं, अलग ढंग से। तो वही बात यहाँ पर है, इनमें हम ये सोचेंगे हैं कि 8 डिग्री से 47 मिनट ज़्यादा है, 1 डिग्री से भी ज़्यादा का अंतर आना चाहिए, लेकिन बंधुवर ऐसा नहीं है। इस अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या लगाया जा सकता है? जैसा आपको विदित है, पूर्व वीडियो में बताया था, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। दोनों के मध्य लंबाई और चौड़ाई के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर है? मेरे कहने का तात्पर्य है ये 869 है, ये 826 है। दोनों के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर। कितना अंतर है? 43। और एक अक्षांश का मतलब होता है 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर 169 डिग्री पे 30 पे है, तो इनमें कितने किलोमीटर की दूरी का अंतर हो गया? 111 किलोमीटर। जबकि हमारे अक्षांशों और देशांतर की जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मात्र अंतर आ रहा है 43 किलोमीटर का।
मतलब एक अक्षांश के बराबर का भी अंतर नहीं है। एक चीज ये निकल के आई। दूसरी बात अब हम करते हैं, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 में प्रश्न पूछा गया था, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ेंगी। हम सूर्य की स्थिति यहाँ पर मान लेते हैं, बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल सीधा चमकेगा सूर्य भूमध्य रेखा पर, और उसका थोड़ा बहुत तिरछापन यहाँ तक मान लेते हैं अपन, कर्क रेखा और मकर रेखा। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, राजस्थान के कौन से जिले पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी, तो राजस्थान के ऊपर ही ऊपर जो भी जिला होगा उस पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेंगी। और सबसे ऊपर जो जिला है वो कौन सा है, गंगानगर। ये प्रश्न दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कौन से जिले पर रहेगा। राजस्थान के संदर्भ में तो नीचे नीचे कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिले पर पड़ेंगी, बांसवाड़ा। यही प्रश्न और अच्छे ढंग से पूछा गया है कि सूर्य की किरणों के तिरछेपन का आरोही क्रम बताएं। सूर्य की किरणों के तिरछेपन का आरोही क्रम बताएं, ठीक है। या फिर सूर्य की किरणों के सीधेपन का आरोही क्रम बताएं, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए सूर्य की किरणों के सीधापन का सही आरोही क्रम क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए हमको एक बात जानना जरूरी है, आरोही क्रम क्या होता है। हम जानते हैं आरोही क्रम क्या होता है, कोई 5 संख्याएं हैं, 5 3 2 1, इसका आरोही क्रम क्या होगा, 1 2 3 5, मतलब घटते से बढ़ता है। बस ये जानना। सूर्य की किरणों के सीधेपन का, सीधापन होना चाहिए, पर आरोही क्रम, सीधापन कैसा, कम से ज्यादा। सीधापन कैसा, कम से ज्यादा। तो कम से ज्यादा की हम बात करें, सूर्य की किरणों का सीधापन कम कहां पर है, सीधापन है, पर उसका क्या पूछ रहा है, वो आरोही क्रम। और हम इसका जल्दबाजी में उत्तर दे बैठते हैं कि सीधापन पूछ रहा है, ये पूछा गया है सूर्य की किरणों के सीधापन, तो सीधापन तो भाई सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में पड़ता है। बिल्कुल बंधु, बांसवाड़ा में ही पड़ता है, लेकिन उसका यदि आरोही क्रम पूछा जा रहा है, आरोही का तात्पर्य है कि सीधापन सबसे कम कहाँ है, तो सीधापन सबसे कम कहाँ पर है, वही गंगानगर में है। नीचे जिलों को उतारते जाएंगे वही इसका आरोही क्रम कहलाएगा। इसके अलावा जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इसके संदर्भ में, वो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की, इसी पर आधारित प्रश्न है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो प्रश्न का उत्तर हमको मिलता है उपोष्ण है, दूसरा मिलता है उष्ण है, तीसरा मिलता है शीतोष्ण है, इसमें लगा देते हैं अधिकांशतः, अधिकांशतः शीतोष्ण है, यह लगा दिया अधिकांशतः उपोष्ण है। तीसरा ऑप्शन और दे दिया कि उष्ण और उपोष्ण है। अगला ऑप्शन दे दिया उष्ण और शीतोष्ण।
इस ऑप्शन को चाहे आप रहने दो, यही चार पर्याप्त है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? अधिकांशतः उपोष्ण, अधिकांशतः है शीतोष्ण, उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? अभी हम जानेंगे ये चारों ही उत्तर सही हैं। और कई बार हम इस चक्कर में किताब में भ्रमित हो जाते हैं, किताबों में इनमें से कोई सा भी एक विकल्प मिल जाता है हमको, हम दूसरी किताब में पढ़ते हैं दूसरा वाला विकल्प मिलता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें से कौन सी स्थिति है। देखिए, जब हम कह रहे हैं सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो सबसे जो गर्म जो जलवायु होगी अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण, मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा रहेगा? उष्ण। इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। कितने से कितने की बात कर रहा हूं? 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है वो कैसा है? उष्ण कटिबंध। ऐसे ही हम बात करें 66.5 से लेकर के 90 डिग्री, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो 66.5 से लेकर के 90 डिग्री के मध्य की हम बात करें तो जैसा अपन को वैसे महसूस हो रहा है, सूर्य की किरणों को यहाँ पर तिरछापन भी लगभग खत्म सा हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र रहेगा ये कैसा रहेगा? ठंडा, मतलब शीत कटिबंध। यही बात दक्षिणी गोलार्ध में भी लागू होती है। दक्षिणी गोलार्ध में बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से लेकर के 66.5 तक, मतलब मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक वृत्त तक। तो ये जो क्षेत्र है ये कैसा है? और यहां से लेकर के 90 डिग्री की बात करें तो ये कैसा है? 66.5 से 90 वही रहेगा जैसा यहाँ पर है। तो ये क्षेत्र कैसा हो गया? वही शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। और बात करें हम लेकर के 23.5 से 66.5 की बात करें तो देखिए यहाँ तक गर्म थी जलवायु, उष्ण थी, यहाँ से ठंड हो गई, ये लगभग वही बीच का सा हिस्सा है। थोड़ी सी यहाँ पर गर्मी कम होना शुरू हुई, ऊपर से देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे ठंड होना कम शुरू हुई, ठंड होना कम होगी। तो ये बीच का सा क्षेत्र है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ? शीत प्लस उष्ण, गुण संधि हुई है यहाँ पर। शीत ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, दोनों के मध्य का सा क्षेत्र है। तो थोड़ी सी ठंड भी है, थोड़ी सी गर्मी भी है, तो ये बीच का सा क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र को नाम दे दिया हमने शीतोष्ण कटिबंध। कितना? 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में भी लागू होती है, 23.5 से 66.5। तो इस क्षेत्र को भी नाम दे दिया हमने शीतोष्ण कटिबंध। अब अगली बात, और भी यदि हम इसमें एक उप विभाजन करना चाहें शीतोष्ण कटिबंध में कि साहब आपने बड़ा क्षेत्र बता दिया कि ये ठंडा गर्म है, इसमें भी एक अपन उप विभाजन कर लें तो हम एक रेखा और मान लेते हैं 45 डिग्री। कितने डिग्री पर? 45। हम यदि ये कहना चाहें कि 23.5 से जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर पहुंचेंगे 45 डिग्री तक, तो यहाँ की जलवायु कैसे रहेगी? साहब गर्म तो रहेगी लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो भाई इसको थोड़ा सा कम गर्म वाली कह देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ने कह दिया उप प्लस उष्ण से बना हुआ शब्द है उपोष्ण कटिबंध। उपमान्य हम कई बार गलत अर्थ समझ जाते हैं। उपमान्य हम सोचते हैं शायद ऊंचा रहता होगा, बड़ा रहता होगा। उप मतलब नीचा होता है, जैसे राष्ट्रपति, उप उपसर्ग जुड़ गया
उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति से नीचा। तो ये क्या उष्ण कटिबंध हो गया? उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब क्या होगा? उष्ण से कम, उष्ण से थोड़ा सा कम उष्ण है। ऐसे ही मैं बात करूं 45 से 66.5 डिग्री के बीच की, तो ये वाला जो क्षेत्र रहेगा ये थोड़ा सा 66.5 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे नीचे उतरेंगे थोड़ी सी ठंड होना कम शुरू हो जाएगी। तो इस वाले को अपन कह सकते हैं उपशीत कटिबंध। उपशीत कटिबंध। दोबारा शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 23.5 से 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है उत्तर में है चाहे दक्षिण में, वही कंडीशन नीचे लागू होती है। ये पूरे क्षेत्र की और आला मोटे शब्दों में बात करें तो इस क्षेत्र को कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन सिर्फ हम बात करें कि लगभग 23.5 से 45 डिग्री की, तो यहाँ थोड़ा सा कम है, गर्मी तो है लेकिन कम है, तो इसको कह दिया उपोष्ण। ऐसे 45 से 66.5 की बात करें तो ये ठंड तो है लेकिन थोड़ी सी कम है, तो इसको कह दिया उपशीत कटिबंध। हमारा प्रश्न दूसरा था, हमारा तो प्रश्न इतना सा है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु अब हम जान पाएंगे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23.3 से और कहाँ तक है? 30 डिग्री 12। बिल्कुल सरल सा काम हो गया। राजस्थान की जलवायु कैसी है? हमको पता है 23.5 डिग्री से ऊपर की जो जलवायु है वो कैसी है? 23.5 से लेकर के 30 डिग्री तक की जो जलवायु है वो कैसी है? शीतोष्ण कटिबंध। या दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो कौन सी है? उपोष्ण कटिबंध। जैसा भी अपन ने पढ़ा था 45 डिग्री तक का जो क्षेत्र है 23.5 से 45 का, वो क्षेत्र कैसा कहलाता है? उपोष्ण। या और अगर बात करें 23.5 से 66 तक का, तो ये कैसा कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। तो 23.5 से 30 डिग्री की जो हम बात कर रहे हैं तो ये क्षेत्र कैसा हुआ? उपोष्ण या फिर शीतोष्ण। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण है या शीतोष्ण है? लेकिन ये उत्तर भी पूरी तरह से ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बंधु 23.5 से नीचे भी थोड़ा सा राजस्थान है। जैसा भी हमने जाना था कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, चाहे एक बिलांद नीचे की जगह बच रही हो बांसवाड़ा की हमारी कर्क रेखा के नीचे, चाहे हम उसमें बटेवड़ा ही बनाते पर जगह तो वो भी हमारी है। इसलिए राजस्थान में कर्क रेखा जो गुजर रही है उससे नीचे के क्षेत्र की हम बात करेंगे तो वो कौन सा कटिबंध में आएगा? वो आएगा उष्ण कटिबंध में। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान की जलवायु उष्ण भी है और राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण भी है। ठीक है, चाहे यूं कहें कि राजस्थान की जलवायु उष्ण है और राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। हाँ, यदि प्रश्न दूसरा पूछा जाए राजस्थान की अधिकांशतः जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की अधिकांशतः जलवायु शीतोष्ण है या फिर कहें कि उपोष्ण है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण और उष्ण है या राजस्थान की जलवायु उपोष्ण और उष्ण है। ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। इसी बात से दूसरा प्रश्न और खड़ा होता है कि राजस्थान कर्क रेखा की कौन सी दिशा में है? राजस्थान कर्क रेखा की कौन सी दिशा में है? कई बच्चे बताते हैं कि साहब कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। वही बात है, कर्क रेखा के दक्षिण में भी राजस्थान है, जितना भी है। इसलिए राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में भी है, राजस्थान कर्क रेखा के दक्षिण में भी है। हाँ, यदि प्रश्न ये पूछा जाए राजस्थान का अधिकांशतः भाग कर्क रेखा की कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। ये बात हमारे समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई। इसी से हमको रात दिनों का वर्णन, राजस्थान की जलवायु का और ज्ञान जो है, ऋतुओं का ज्ञान, ये भी संभव है। ऋतुओं का ज्ञान संभव है किस प्रकार से? देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब अपन बोर्ड पे तो नहीं लगवा सकते,
ये 23 सितंबर कब है? 23 सितंबर को सूर्य कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य है तो आप आकलन कर सकते हैं सूर्य यहाँ पर कितना चमक रहा होगा और नीचे कितना होगा, बीच में है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम बात करें तो हम उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारे यहाँ पर थोड़ी सी मौसम में नमी रहेगी। इस समय को कहा जाता है शरद विषुवत। विषुवत रेखा पर रहता है सूर्य, तो इसको कह देते हैं शरद विषुवत। इस समय न तो अधिक गर्मी है न अधिक ठंड है। कहाँ पर? कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। ये 23 सितंबर की कंडीशन। 3 महीनों बाद सूर्य घूमता हुआ आ गया है मकर रेखा पर। कहाँ गया? मकर रेखा पर। कब आ गया? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर आ गया है, तो जब मकर रेखा पर है, हम कहाँ पर है? कर्क रेखा पर। सूर्य की हमसे दूरी बढ़ गई है, सूर्य से दूरी बढ़ गई है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा मौसम रहेगा? शीत, ठंडा। यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? गर्म। यहाँ पर मौसम गर्म रहेगा, यहाँ सूर्य छाती पर ही, तो दिन बड़ा होगा यहाँ पर। जब यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ दिन छोटा होगा। यहाँ रातें छोटी होंगी तो इसका मतलब यहाँ रातें बड़ी होंगी। कब? 22 दिसंबर। सूर्य 3 माह बाद, दिसंबर के बाद में क्या गया? मार्च। 21 मार्च को आ गया है वापस कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर आ गया है, कोई कंडीशन हो गई। भूमध्य रेखा पर है तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों से दूरी पर है। तो इस समय को कहा जाता है बसंत विषुवत। इस समय मौसम सामान्य रहेगा, न अधिक गर्मी रहेगी न अधिक सर्दी रहेगी। कब? 21 मार्च। 3 माह बाद सूर्य घूमता हुआ पहुंच जाएगा कहाँ पर? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। अब कर्क रेखा पर ही हम हैं, कर्क रेखा पर ही सूर्य है। इस समय 21 जून को सूर्य हमारे सीधा चमकेगा और उस स्थिति में यहाँ पर कौन सा मौसम रहेगा? ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी, सूर्य यहीं पर है, इसका मतलब दिन बड़े, रातें छोटी होंगी। इसको कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। ऐसे ही इस दिन जब 22 दिसंबर को यहाँ पर ठंडा रहेगा मौसम, तो इसको कहेंगे 22 दिसंबर को शीत अयनांत। वही प्रक्रिया चलती रहेगी। 3 माह बाद सितंबर में वापस कोई भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। ये ऋतुओं का चक्कर चलता है। शरद ऋतु 23 सितंबर, 22 दिसंबर को शीत अयनांत। इसी को मकर संक्रांति भी कहते हैं क्योंकि मकर रेखा पर आया सूर्य। 21 मार्च को बसंत ऋतु और 21 जून को कौन सी रेखा पर है? कर्क रेखा पर, तो इसको कहते हैं कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म ऋतु है। ऐसे याद रखें। देखो, जून से 3 महीने सितंबर, सितंबर से 3 महीने दिसंबर, दिसंबर से 3 महीने मार्च। 21 यहाँ से शुरू हो जाए 23, 22, 21, 23, 22, 21, 21। ये अपने ऋतुओं पर। आज मैं समझता हूँ इसके संदर्भ में आज इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो में इससे क्रमशः टॉपिक चलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आपसे पुनः मेरा आग्रह रहेगा इस संदर्भ में, ये संस्थान एक सामाजिक संस्थान है और ऐसे छात्रों के, ऐसे विद्यार्थियों के मेरे पास में कुछ फोन आए थे जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जिनकी बहुत बड़ी समस्या ये थी कि शायद अब वो इन परिस्थितियों में शहरों में कोचिंगों में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी प्रिय बंधुओं से आग्रह रहेगा कि ऐसे कोई शेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुरी लगती है डिसलाइक ज़रूर कर देना। मैं बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखता कि हमारी वीडियो को लाइक किया जाए,
शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। चाहे आपको बुरी लगे, मैं पुनः कह रहा हूँ, बुरी लगे डिसलाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स कर दें, बताएं क्या अपेक्षाएं हैं, क्या कमियां हैं। लेकिन आपसे भी एक आग्रह रहेगा कि ऐसे बालक, ऐसे हमारे साथी जो इन कारणों से वंचित रह जाएंगे, उन तक उनको, जिनके पास विचारों के ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इस तरह के फ़ोन नहीं है, तो उनको कभी सुबह शाम जब भी समय रहे फ़ोन दे करके उनको इन वीडियो को दिखा सकें, ताकि वो बच्चे इनका लाभ उठा सकें। तब हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। जय हिंद, धन्यवाद।